16 फरवरी। हमारी फर्स्ट न्यूज़, कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड हो गया, वहाँ पे भगदड़ मची। उस इंसिडेंट में 15 पीपल की जान चली गई, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी थे। इसके पीछे इनिशियल रिपोर्ट कहती है जो प्रयागराज को ट्रेन जाने वाली थी कुंभ मेला के लिए, वो कैंसिल हो गई। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ये शोर शराबा हो गया, भगदड़ मच गई, उसमें कुछ पीपल की जान चली गई। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में क्राउड मैनेजमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया में ऐसे हादसे बहुत हो रहे, इसके पीछे क्या कारण है और क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ऑलरेडी 27 दिसंबर जब हमने संध्या थिएटर का इंसिडेंट डिस्कस किया था, उसके बाद 30 जनवरी कुंभ मेला का स्टैम्पेड और 31 जनवरी को एक आर्टिकल कवर किया था क्राउड डिजास्टर का। आप ना ये सारे टॉपिक अपने पॉइंट्स नोट्स रिवाइज कर लीजिए। अब आते हैं इस पिक्चर पे। यहाँ से कल्चर का एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम में। फागली फेस्टिवल जो होता है हिमाचल प्रदेश में, अब ना इनका कहना है विंटर ख़त्म हो चुका है, अब आएगा समर। तब समर की शुरुआत में एंड विंटर के एंड में ये फेस्टिवल फागली फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। न्यूज़ ना हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट, हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। अब ना माइनिंग हमने एक जगह शुरू की है जो ना इंडिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग ब्लॉक है, जिसका नाम है देवज पश्चिमी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट। ये इंडिया की सबसे बड़ी कोल ब्लॉक है, साथ ही दुनिया की 2 नंबर पे आती है। यहाँ पे कोल भी मिलता है, साथ ही बसाल्ट भी मिलता है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। 25 ईयर पूरे हो चुके हैं। एक केस आया था केरला हाई कोर्ट के सामने, उन्होंने तब बैन किया था पब्लिक स्मोकिंग को। लेकिन अभी भी जो टोबैको का यूज़ है ये हमारे सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज है। 1919 में केरला हाई कोर्ट के सामने एक केस आया था। तब केरला हाई कोर्ट ने कहा था पब्लिक प्लेसेस पे ना स्मोक करना बैन है और ये वायलेट करता है अदर पीपल के फंडामेंटल राइट का, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद इंडिया में एक फाउंडेशन बन गया था स्टिकर टोबैको कंट्रोल पॉलिसी का। और उसके बाद उसी साल एक केस आई थी सुप्रीम कोर्ट में मुरली एस देवरा की, सिगरेट टोबैको के बैन पे। तो उसी के बाद 2003 में इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट बना, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट कोप्टा 2003, जिसमें बैन किया है स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस में। अगर आपने इसका वायलेशन किया है तो आपको पड़ेगी पेनल्टी। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी ICMR NCRP की 2020 की रिपोर्ट। इन्होंने एस्टिमेट किया इंडिया में ना 27% जो केसेस होते हैं कैंसर की, ये लिंक करते टोबैको से। अभी सिगरेट का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो रहा है और उसमें नए नए केमिकल ऐड हो रहे हैं। इस वजह से जो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है सिगरेट की, टोबैको की, वो भी चेंज हो रही है। इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे हो रहा है। लास्ट 2 ईयर पहले एक रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, नाम है रिपोर्ट ऑन टोबैको कंट्रोल इन इंडिया। उन्होंने कहा हमने ना बैन किया है टोबैको को अंडर कोप्टा एक्ट में पब्लिक प्लेसेस पे, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग होता है ना, ये ज़्यादा इनको इफेक्ट कर रहा है। टोबैको स्मोकिंग सिगरेट, यहाँ से एक इथिक्स की केस स्टडी भी बन सकती है, सोसाइटी का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS2 में पॉलिसी में हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और कोप्टा पे भी प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने एक डिवोल्यूशन इंडेक्स पब्लिश किया है और जिसके अंडर में 6 कैटेगरी पे स्टेट को रैंकिंग दी है। क्या है न्यूज़, देखते हैं। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS2 में पॉलिटी में क्वेश्चन आ सकता है। डिवोल्यूशन इंडेक्स, ये रिपोर्ट पब्लिश की है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने, जिसका टाइटल है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट रैंकिंग 2024। मतलब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट की अपने पंचायत को कितनी अथॉरिटी देती है, पावर देती है वहाँ के उनके अंडर में। तो इस इंडेक्स के 6 डायमेंशन आते हैं। फर्स्ट आता है फ्रेमवर्क।
फ्रेमवर्क डायमेंशन, जिसमें टॉप किया है केरला ने। और इसके अंडर आपको देखा जाता है उस स्टेट का आपने कितनी बार रेगुलर किया है इलेक्शन और पंचायत के, आपने कितनी सीट रिजर्व रखी है वहाँ की वुमन के लिए, एससी के लिए, साथ ही एसटी के लिए। क्या आपने बनाया है स्टेट इलेक्शन कमीशन, साथ ही स्टेट फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट फ्रेमवर्क आता है, फर्स्ट है की डायमेंशन का फ्रेमवर्क। सेकंड आता है फंक्शन। हमें पता है जो पंचायत राज सिस्टम इंडिया में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, उनके सामने 3 बड़े चैलेंज है। 3F, उसको कहते हैं 3F, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। अब इसमें सेकंड डायमेंशन आता है फंक्शन का, जिसमें टॉप किया है तमिलनाडु ने। इसके क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। स्टेट ना कितना काम देता है लोकल फंक्शन को टू पंचायत के लिए, कि पंचायत कितना काम कर सकता है लोकल लेवल पे। क्या स्टेट इनेबल करता है अपने लोकल पंचायत को, लोकल फंक्शन को इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। थर्ड आता है फाइनेंस का, जहाँ पे टॉप क्या है कर्नाटका ने। इसका डायमेंशन कहता है स्टेट इवेल्यूएट करता है बेस्ड ऑन रिलीज ऑफ फंड, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के लोकल अथॉरिटी को कितना फंड देती, जो 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा था। फोर्थ पिलर आता है अकाउंटेबिलिटी का, जहाँ पे टॉपर है कर्नाटका। इसके डायमेंशन आते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिट ऑफ पंचायत, आप ना कितनी अच्छी तरह से अकाउंटिंग करते, ऑडिट करते पंचायत राज का। फिर किस तरह से वहाँ की जो ग्राम सभा है वो फंक्शन करती है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, साथ ही एंटी करप्शन, पंचायत असेसमेंट, ये क्राइटेरिया देखा जाता है अकाउंटेबिलिटी पिलर में। फिफ्थ नंबर पे आता है फंक्शनरीज, जहाँ पे टॉप किया है कर्नाटका ने। इसका डायमेंशन कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचायत ऑफिशियल वर्किंग, जिनको काम दिया है, मतलब 365 डेज में से उनको कितना काम करना चाहिए और वो कितना काम पे आते, इसको कहते हैं फंक्शनरीज। और लास्ट में आता है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको टॉप किया है कर्नाटका ने। अब तक हमने देखा मोस्टली रैंकिंग कर्नाटका टॉप नंबर पे आता है, जिसका डायमेंशन कहता है क्या ट्रेनिंग आप देते हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, साथ ही ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए, साथ ही आपके पंचायत राज के ऑफिशियल के लिए भी। यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही सकता है। अब आते इस न्यूज़ पे। न्यूज़ भी पूरी नहीं पढ़ेंगे, बस एक कीवर्ड फोकस करेंगे। अभी ना 8 कॉन्फ्रेंस चल रही है मस्कत ओमान में, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इसको ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया फाउंडेशन। इसमें को होस्टेड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और हर साल इंटरनेशनल लेवल की एक कंट्री को हम साथ में लेते हैं। अभी इस बार लिया है ओमान को। 8 समिट हुई थी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में, लास्ट वाली 7th वाली। अभी 8 वाली चल रही है मस्कत में, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हमने ऑलरेडी कल देखा था इंडिया यूएस का सिक्योरिटी डायमेंशन। अभी बात करेंगे अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस की। चाइना का जो थ्रेट है इंडियन ओशन में काफ़ी बढ़ रहा है, तो दोनों मिलके साथ में काम करेंगे अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस पे। हमने कल देखा था, हमने एक अलायंस शुरू किया है, आशिया ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। हमारा एम है ना, हमारे दोनों देशों की इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। हमारा एक बड़ा डोमेन आता है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, और उसके अंडर हम देखेंगे अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, मतलब सी के अंडर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारे यहाँ पे की फोकस ये रहा है, हम ना बायलैटरल साथ ही मल्टीलैटरल जैसे क्वाड ग्रुप में, जिसमें 4 मेंबर आते हैं, हम ना एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ ही रोकेंगे चाइना का नेवी को, जो उनकी प्रेजेंस बढ़ रही है इंडियन ओशन में। कल हमने देखा था, हमने इंडिया ने एंड यूएस ने कुछ बातों पे डिस्कशन किया है, तो उसी पे हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी अभी डीप में जाने की तैयारी की है, जिसमें स्पेस है, एयर डिफेंस है, मिसाइल है, मैरीटाइम है, साथ ही अंडर सी टेक्नोलॉजी है। यहाँ से भी GS3 में सिक्योरिटी में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही IR में, GS2 में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। यूएस ना हमें देगा F-35 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, साथ ही हम दोनों मिलकर बनाएंगे इंडिया यूएस सोनोबाइस। ये टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, ये ट्रैक करती है सबमरीन को जो डीप सी में चलते हैं या ओशन में चलते हैं। तो सोनोबाइस मिलके बनाएंगे अल्ट्रा मैरीटाइम, जो यूएस की कंपनी है, साथ ही भारत की आती है, इंडिया की
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। हमारा जो मिलिट्री कोऑपरेशन है अब ना हम उसको ऊंचाई तक ले जाएंगे, जिसमें एयर, लैंड, सी, स्पेस, साइबर स्पेस थ्रू इन्हांस ट्रेनिंग, एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन। अभी हम बात करेंगे कॉर्ड की। कॉर्ड पे ना हम एक मैकेनिज्म शुरू करेंगे जिसका नाम है शेयर एयरलिफ्ट कैपेसिटी। मतलब डिजास्टर के टाइम पे हम सिविलियन को या मिलिट्री को किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इंटर ऑपरेबिलिटी पे। साथ ही यूएस हमें देगा MQ-9B सी गार्डियन हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस अनमैन एरियल व्हीकल। ये उसकी पिक्चर है ना, लॉन्ग तक नज़र रख सकता है। अनमैन एरियल व्हीकल है MQ-9B सी गार्डियन। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हम बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत की एंड काशी तमिल संगमम। नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया हमें ना एक दूसरे को कल्चरली पास लाना है, क्लोज लाना है, इमोशनली भी। तो अभी हमारा थर्ड समिट हुआ है, थर्ड संगमम काशी तमिल संगमम इन वाराणसी में। जो काशी है और जो तमिल है, तमिलनाडु, इनका ना जो बॉन्डिंग है इमोशनल, वो ना काफ़ी पुराना है। हमारा विजन है हम एक करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत को। हमारा साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। काशी ना एक सेंटर था इंडिया की कल्चरल हेरिटेज का एंड स्पिरिचुअलिटी का। यहाँ पे 4 ईयर्स की बात करेंगे, 4 ईयर्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो थर्ड समिट हो रही ना संगमम, इसके 4 ईयर्स पे थीम है। फर्स्ट आता है सेंट ट्रेडिशन। हमारे जितने संत हुए ना हम उनकी बात करेंगे, उनके विचार सामने रखेंगे, सेंट ट्रेडिशन। दूसरा आता है हमारा साइंटिस्ट का फोकस रहेगा, साइंटिस्ट पे। थर्ड आता है हमारे सोशल रिफॉर्मर एंड 4 आता है स्टूडेंट। ये इसकी थीम है, 4 ईयर्स, संत, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स एंड स्टूडेंट। अभी जो बजट आया है 2025 का, हमने एक सिस्टम शुरू की है जिसका नाम है नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। हमारा जितना भी इंडिया का एनिशियंट नॉलेज है हम इसको एक जगह रखेंगे डिजिटल फॉर्मेट में। यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, जीएस का सोसाइटी में क्वेश्चन बन सकता है, GS2 पॉलिसी में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही इथिक्स में केस स्टडी आ सकती है। अभी हमने देखा एक भारत श्रेष्ठ भारत, यहाँ से ना प्री का क्वेश्चन बन सकता है और ये कवर किया है इंडिया ईयर बुक में। ये शुरू किया था हमने 2015 में, मतलब 10 साल इसको तो पूरे हो गए, तो क्वेश्चन तो बन सकता है। 2015 में इसको शुरू किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे, 140 बर्थ एनिवर्सरी। इसमें हमारे 6 टोटल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से जीएस में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। हम ना सेलिब्रेट करेंगे हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, हमारे नेशन की भी। साथ ही हम मेंटेन करेंगे और स्ट्रेथन करेंगे हमारे फैब्रिक ऑफ ट्रेडिशनली, हमारे इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पीपल ऑफ आवर कंट्री। हम प्रमोट करेंगे स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन को, साथ ही इंगेज करेंगे हर स्टेट को, साथ ही यूटी को। हम शोकेस करेंगे हमारे रिच हेरिटेज को, कल्चर को, साथ ही कस्टम को। हम क्रिएट करेंगे एक ऐसा इन्वायरमेंट जो प्रमोट करे लर्निंग बिटवीन स्टेट बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस। और इसी के अंडर में हम करते हैं काशी तमिल संगमम। हमने अभी काशी की बात की, वाराणसी, काशी एक ही है। हम ना उपेंद्र सिंह का एक पॉइंट कवर करेंगे। यहाँ से ना उपेंद्र सिंह से हर साल 4 to 5 क्वेश्चन प्रीलिम में आते हैं, मतलब 10 नंबर, 8-10 नंबर यहाँ से बन सकते हैं। एनिशियंट इंडिया में 16 महाजनपद आते, 16 महाजनपद। उसमें सबसे पावरफुल था काशी स्टार्टिंग के समय में, जिसकी कैपिटल थी वाराणसी। वाराणसी। अब ना वाराणसी नाम कैसे आया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। वाराणसी के नॉर्थ में एक रिवर जाती है जिसका नाम है वरुणा रिवर, और साउथ में एक रिवर आती है जिसका नाम है अस्सी रिवर। तो वरुणा अस्सी नाम पड़ गया वाराणसी। ये जो काशी है ये रिलेटेड है बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, साथ ही हिंदुज़्म से। ये सेंटर एजुकेशन का, जहाँ पे टीचिंग मिलती थी वेदा की, उपनिषदा की। और काशी के पास ही आता है सारनाथ, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। चाइनीज विजिटर थे हुआन सांग, ये इन्होंने यहाँ पे विजिट दी थी। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है।
इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ से एक यहाँ होता है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हमारा जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बनाना चाहते हैं वैक्सीन अगेंस्ट टाइफाइड, और ये चाहते कोई पार्टनर इनको मिल जाए। हम ना न्यूज़ छोड़ देंगे, हमारे काम का जो है उठा लेते हैं। टाइफाइड एक ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को और कभी कभार हमारे ब्लड स्ट्रीम को। इसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। जब भी आप खराब पानी पीते हो या खराब खाना खाते हो जो इन्फेक्टेड हो या कुछ भी ऐसा करते हो तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट आपने की नहीं तो हो सके उसकी जान चली जाए। इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। कुछ वैक्सीन भी टाइफाइड के लिए अवेलेबल है। इंडिया में ना टाइफाइड एक पब्लिक हेल्थ इश्यू बन चुका है। दुनिया में जितने भी केसेस आते हैं ज़्यादा केसेस इंडिया के पास होते हैं। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, हो सके GS3 में टाइफाइड पे मेंस में क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की। इसको श्रेय किया है मेटा कंपनी ने। इनका टारगेट है हम बनाएंगे अंडर सी केबल बिछा देंगे पूरे 5 मेजर कॉन्टिनेंट में, और जो स्पैन होगा 50,000 किलोमीटर तक। हम सपोर्ट करेंगे, लिंक करेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी को। अंडर सी केबल प्रोजेक्ट जिसका नाम है वाटर वर्थ, जिसको शुरू किया है मेटा कंपनी ने। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हम यहाँ पे फोकस करेंगे बीमा ट्रिनिटी का। हमारे एक टारगेट है, हमें अचीव करना है 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो बीमा ट्रिनिटी के अंडर में 3 पिलर आते हैं। फर्स्ट आता है बीमा वाहक, दूसरा आता है बीमा सुगम, तीसरा आता है बीमा विस्तार। बीमा वाहक क्या होता है? जिसमें वुमन सेंट्रिक वर्क फोर्स रहेगा जो ग्राम सभा तक काम करेगा। ग्राम सभा लेवल पे हम इंपावर करेंगे वुमन को, साथ ही इन्हांस करेंगे वुमन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। बीमा वाहक। दूसरा आता है बीमा सुगम। एक यूनिफाइड हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें ना सारे स्टेक होल्डर एक जगह पर रहेंगे, जहाँ से आपको पॉलिसी मिलेंगी और जहाँ पे आप अपने पॉलिसी का क्लेम कर पाओगे। इंटर वैल्यू चेन इंश्योरेंस सेक्टर की यहाँ पे काम करेंगी बीमा सुगम में। थर्ड आता है बीमा विस्तार। इसमें ना सारे पॉलिसी कवर है, जैसे लाइफ की पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, सारे ये ना बेनिफिट देंगे इस कैटेगरी को उनके हिसाब से। यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS3 में, GS2 पॉलिसी में बीमा ट्रिनिटी पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं साइंस एंड टेक पेज पे। हम बात करेंगे लॉगर हेड टर्टल की। हम मिलेंगे आज इनसे। ये ना जो इनकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये यूज़ करके अंडर सी में दूर तक जा सकते हैं और बाकी घूम फिर के अपनी जगह पे वापस आते हैं। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि क्या कारण है कि बंदा इतने दूर जाता है और फिर अपनी जगह पे वापस आता है। तो इनको पता चला ये करते हैं टर्टल डांस। जब भी इनको घूमने जाना होता है सी के अंडर में तो कहीं खाना दिख जाए, ये करते हैं टर्टल डांस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके अर्थ के वो अपने प्लेस पे वापस आ जाते हैं। तो यही से क्वेश्चन बन सकता है। सी टर्टल ना लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन कर जाते हैं और वापस जाते हैं अपने फीडिंग साइड पे आफ्टर सीजनल जर्नी। तो किस तरह से ये स्पेसीज नेविगेट करती थी, ये हमारे लिए अभी भी क्वेश्चन बनता था। तो अब हमने डिस्कस किया है, नेचर मैगजीन ने, नेचर ने उन्होंने कहा है ये ना मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करता हूँ अर्थ की, जो मैप का एंड कंपास का काम करे। लॉगरहेड, टर्टल्स, टर्टल डांस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हम अभी भी साइंस टेक पे पेज पे बात करेंगे न्यूट्रॉन की। कॉस्मिक में कुछ भी इवेंट हो जाए, वहाँ से कुछ वेव्स निकल आती है, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन्स, और ना अर्थ तक आते 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 वो ना स्लो हो जाती है। इसका कोई मास नहीं होता न्यूट्रॉनों का। तो एक लैबोरेटरी है और एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है KM3 नेट। ये ना एक यूरोपियन रिसर्च की टेलीनेट है, टेलीस्कोप है, जो वर्क करती है मेडिटेरियन सी के बॉटम में, और वहाँ पे जाके वो ना न्यूट्रॉनों को डिटेक्ट करती है। अभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या है MK3 नेट, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रॉनो टेलीस्कोप।
जो न्यूट्रॉन है ये ना अब तक हमें ढूंढे हमने मोस्ट एनर्जेटिक जो आते हैं केम फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी से, और उसको स्पॉट किया है इस KM3 नेट ने। यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं गल्फ ऑफ इलियट, उसी को कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ये ना इजराइल के जस्ट नीचे आता है और रेड सी के गल्फ ऑफ अकाबा के जस्ट टॉप पे, नॉर्थ टॉप पे ये कनेक्ट करता है, टच करता है इजिप्ट को। वेस्ट साइड नॉर्थ में इजराइल है, नॉर्थ ईस्ट में जॉर्डन, ईस्ट में सऊदी अरेबिया, और साउथ में आता है गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, गल्फ ऑफ इलियट, अकाबा। अब यहाँ पे जो कोरल रिफ थे ना वो ना 3000 ईयर बाद फिर से वापस वो भी आ गए, क्योंकि वहाँ पे शट डाउन हो गया था ग्रोथ का, मतलब वो टाइम पे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था वहाँ पे, तो उतना सफिशिएंट उनको लाइट नहीं मिली, तो उस वजह से वो मर गए थे और डेथ हो गए थे। तो फिर से जब वहाँ पे सफिशिएंट टेम्परेचर हो गया तो वहीं पे जो कोरल रीफ 3000 ईयर पहले शट डाउन हो गए थे वो ना फिर से वहाँ आ गए। तो लॉन्ग पॉज के बाद कोरल रीफ ना रिकवर कर गए। तो जहाँ पे जो कोरल स्पीसीज ना वो हमें रीअपेयर दिखती है डीपर वाटर में। ये डेमोंस्ट्रेट करता है नेचर का नेचुरल रिजिलेंस को। कोरल रीफ, गल्फ ऑफ इलियट, यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है, एंड शट डाउन इन ग्रोथ, ये भी क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं छोटी क्वेश्चन कॉर्नर पे, हम बात करेंगे अंटार्कटिका के एक वनली नेटिव इंसेक्ट की। एक छोटा सा कीड़ा, इंसेक्ट, आपकी अगर उंगली भी रखेंगे ना काफ़ी छोटा है, इतने हर्ष विंटर में ये बंदा जिंदा रह पाता है। ये इसके क्या पीछे क्या कारण है ये अभी ढूंढ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फ्लाइटलेस, और ना ये उड़ भी नहीं सकता, अंटार्कटिका का मीज। ये ना वनली नोन इंसेक्ट है जो अंटार्कटिका के एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह पाता है, और इसके पीछे कारण है उन्होंने कहा है जब भी सीजन चेंज होता है ना तो इसकी लाइफ साइकिल 2 साल की चलती है। फर्स्ट ईयर में जाता है क्यों से सीन मोड में, मतलब जब भी बाहर का कंडीशन चेंज हो जाती है ये ना अपनी कंडीशन उस हिसाब से बना लेता है, और 2 साल तक वैसा रहता है। फिर जब कंडीशन ठीक हो जाती है, मौसम बन जाता है, तभी अपनी एक्टिविटी शुरू करता है। यहाँ से देखते हैं अंटार्कटिका मीज कौन सी किन्सेस यानी डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में पता है कि एनिमल कुछ भी नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते, अपनी बॉडी की एनर्जी बचा लेते। यहाँ से हो सके साइंस टेक में क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं लास्ट न्यूज़ पे, ये ना FAQ पेज का आर्टिकल है। प्रेसिडेंट रूल हमने लास्ट 2-3 बार कवर किया है, और यम लक्ष्यकांत में भी ये अच्छे से कवर है। हमें पता है प्रेसिडेंट रूल ना 2 तरह से लग जाता है। एक आता है आर्टिकल 356 के अंडर में, जहाँ पे गवर्नर रिपोर्ट देते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, या विदाउट रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट लगा देते हैं प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट में। और एक आता है आर्टिकल 365 के अंडर में, तब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ काम दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर स्टेट गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे भी लग सकता है प्रेसिडेंट रूल। 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बैकग्राउंड हो जाती है वहाँ के स्टेट में तो लगता है। 365 में अगर काम नहीं कर रहे सेंटर का स्टेट गवर्नमेंट तब लग जाता है। कब लगता है प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड? हमें पता है प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के अंडर में, जहाँ पे फेल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उन स्टेट में, वहाँ पे रिपोर्ट देते हैं स्टेट के गवर्नर, और अदर इनपुट भी मिल जाता है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट ना एक इशू करते हैं प्रोक्लेमेशन, तो जो फंक्शन है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का वो ना गवर्नर के पास चला जाता है, और अगर वहाँ का जो स्टेट असेंबली का काम पार्लियामेंट के पास चला जाता है। लेकिन हमें पता है अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग भी जाए तो हाईकोर्ट की पावर को कुछ इशू नहीं होता। प्रेसिडेंट ना हाईकोर्ट की पावर अपने पास नहीं ले सकते। प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर होती है वो ना पार्लियामेंट के सामने रखनी होती है, और 2 मंथ के अंदर आपको उसको पास करना होता है। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम चल सकता है 3 ईयर तक। अगर 1 साल बाद आपको फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाना है, मतलब अगर एक बार लग गया तो 6 महीने बाद आपको फिर से उसको रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, और 1 साल पूरा हो जाता है और आपको फिर से कंटिन्यू करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। एक आती है अगर इंडिया में या किसी भी स्टेट में कहीं भी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर सेकंड आता है इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ना यहाँ पे इलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो ना 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में चल सकता है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ GS2 मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है।
यहाँ पे अगला पॉइंट आया है सस्पेंडेड एनिमेशन। लेजिस्लेशन को क्या करा है, सस्पेंडेड एनिमेशन पे रखा है। मतलब क्या हुआ, हमें पता है जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो वहाँ की ना स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, साथ ही गवर्नमेंट को जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ना स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसको आप ना वैसे ही छोड़ दो। जब अगली बार कोई पॉपुलर गवर्नमेंट बन जाए आने वाले 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, तब ना फिर से वहाँ पे उन्हीं लेजिस्लेटिव असेंबली को हम इससे जगह देंगे कि आप आइए और अपने असेंबली में बैठे। इसी को कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। फिर चलते आर्टिकल 356 पे दोबारा चलेंगे, जहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी है कि आप किस कारण से किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है, क्या आर्टिकल 356 में ग्राउंड दिए प्रेसिडेंट रूल के लिए? तो कोई ग्राउंड दिया नहीं है। ये ना डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के इच्छा पे और इनडायरेक्टली जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन की उन पे जो एडवाइस देते हमारे प्रेसिडेंट को कि ना कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वो ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही। उसके बाद में 2016 में एक असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रूल, लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से। उन्होंने कुछ लिस्ट दी थी कि आप ना अगर ये रहा तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। जैसे वहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है, जैसे मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, डिफेक्शन हो रहा है वहाँ के एमएलए के द्वारा, वहाँ की जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो टूट गई है, वहाँ पे अगर पासिंग हो गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, चीफ मिनिस्टर ने अपना रिजाइन दे चुके हैं, कोई अब्सेंस है लेजिस्लेटर इन न्यूली फॉर्म स्टेट में, पब्लिक नाराज से एजिटेशन कर रहे लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी। तो ये 16 के लोकसभा सेक्रेटरीट के असेसमेंट में आया था। 1994 में एक केस आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, एसआर बॉम्बे के। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको किस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए और किस कंडीशन में ना लगना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा था ये लिस्ट ना कोई फाइनल नहीं है, इसके अदर भी कारण हो सकते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने।